तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर बच्चों। आज के लेक्चर में हम गॉस लॉ को जानेंगे। गॉस लॉ होता क्या है, कहाँ लगा के क्या आंसर आउटपुट मिलेगा, इनपुट में क्या गॉस लॉ के अंदर डालेंगे और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत थ्योरी भी हमें लिखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं बच्चों, गॉस लॉ। एपोस्ट्रोफी एस लेना, गॉस वो साइंटिस्ट का नाम है, इसने कुछ बातें बताई थी। ठीक है, हम पॉइंट्स लिखते जाते हैं और डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, दिस लॉ इज द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो पढ़ रहे थे हम अभी तक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस, जो फ्लक्स निकलेगा क्लोज सरफेस से, एंड उसके अंदर जो चार्ज है उसके बीच में जो रिलेशन है वो गॉस लॉ बताता है। तो लेट मी कंप्लीट दिस सेंटेंस। This law is mathematical analysis of the relation between electric flux from the closed, this is closed CLOSED, closed surface and its enclosed charge, its enclosed charge। तो ये सेंटेंस है, 2 पॉइंट्स हम पकड़ते हैं। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें देगा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द एनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। इसका कुछ स्टेटमेंट भी हो सकता है ना, तो हम उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट, मुझे बता मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है ना, कम ज्यादा तो नहीं है, कुछ ट्यून करना है? नहीं सर, अच्छी नहीं अच्छे से सर, आ रही अच्छी है। है। So this law states that the total flux emerging out from a closed surface is equal to the product of sum of enclosed charges by the surface and the constant 1/epsilon। ठीक है, इसका कुछ ऐसा स्टेटमेंट है, राइट? तो वो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि स्टेटमेंट से इतनी कुछ अकल नहीं बढ़ रही है, राइट? सो गॉस लॉ मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है, इंटीग्रेशन का साइन और उसके अंदर एक छोटी सी चूड़ी, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सरफेस। समझाएंगे हम सभी चीजों को। ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हमारा एरिया वेक्टर का एलिमेंट डी एस, उसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड ई से स्टार्ट होता है सर, एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बॉक्स करते हैं और यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को पकड़ो, इसको तो भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए। पहले स्टेटमेंट एक मैथमेटिकल एनालिसिस देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एनक्लोज्ड चार्ज के बीच में। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? मुझे तो दिखाई दे रहा है इनडायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई कैन सी इन दिस फॉर्मूला। कैन यू सी दैट? तुम लोग देख सकते हो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? E into ये वाली ds। टर्म E इंटू डी एस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एनक्लोज्ड चार्ज वाली टर्म हमें दिखाई दे रही है क्या? यस, आई कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड। समेशन का सिंबल देते हुए क्यूब को सफिक्स में एनक्लोज्ड ऐसे लिखा है, मतलब जो हम एरिया कंसिडर करेंगे इसका मोटा माटी ये जो एक्सप्लेनेशन है या इसका मीनिंग है इस टर्म का,
कि कोई जो सरफेसेस के अंदर जितने भी चार्ज हम उनको ही कंसिडर करने वाले हैं सिर्फ। दिस इज द गॉस लॉ, और इसका एक्सप्लेनेशन और आगे मिलते ही रहेगा। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, दिस इज गॉस लॉ। ठीक है, अभी बात आती है इसको लगाएंगे कैसे, और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी पॉलिश करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम किसी एग्जांपल से इसे समझाते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेट मी अलाउ मी टू गो ऑन द नेक्स्ट पेज। अंडरस्टैंडिंग। मान लेते हैं एक हमारे पास एनक्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, कोई ऐसे एनक्लोज्ड बॉडी है, इसके अंदर चार्जेस और इसके बाहर भी चार्जेस है। तो कुछ चार्जेस हम दिखा देते हैं। मान लो ये Q1 है, यहाँ Q2 चार्ज है, सरफेस के बाहर कुछ चार्जेस, सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस। Q1 Q2, कोई चार्ज माइनस वाला भी ले लेते हैं, Q3 चार्ज है। मान लेते हैं एक चार्ज बाहर है, Q4, Q5 चार्ज अंदर है। ये सरफेस है, इस सरफेस का नाम हम M दे देते हैं। ठीक है, चिंटू पिंटू छोटा भीम मोटा भीम देने से अच्छा कैपिटल M इस सरफेस का नाम दे देते हैं। ठीक है, -Q6 चार्ज बाहर एंड Q7 और एक चार्ज, दिस इज लास्ट चार्ज विच इज आउटसाइड। ठीक है, हमें पूछेंगे, हमें सवाल पूछे जाएंगे कि कितना फ्लक्स या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एमर्ज आउट होगी इस क्लोज्ड सरफेस से। एक ही शब्द को पकड़ते हैं, कितना फ्लक्स इस सरफेस से निकलेगा, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस M कैलकुलेट कराओ। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम तो फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये जिसको हम लिख लेते हैं E.ds इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गॉस लॉ को लगाएंगे कैसे, क्या क्या टर्म्स को कैसे कैसे पुट करना पड़ेगा। ठीक, अभी समझते हैं कि हम यहाँ पे ds क्या ले रहे हैं। सो व्हाट वी विल कंसीडर, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया हम ds कंसीडर करेंगे यहाँ पे, और वहां से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। मान लेते हैं कि ds एलिमेंट ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, यहाँ पे वो पैरेलल नहीं, कुछ एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे छोटे छोटे ds जो एलिमेंट है उनको कंबाइन करते हुए ये पूरा M मुझे मिल जाएगा, पूरा सरफेस एरिया M मुझे मिल जाएगा, राइट। तो समझते हैं कि इंटीग्रेट, तो हमें समझ में आया कि इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमने एक छोटे से एलिमेंट एरिया के ऊपर काम किया है और हमें टोटल एरिया के ऊपर का काम जानना है, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, वो समझ में आया। ये अंदर सर्कल क्यों लगाया भाई यहाँ पे, ये सर्कल सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि तुम जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड सरफेस के ऊपर लगा रहे हो, कोई ऐसा ओपन सरफेस नहीं है। ओपन सरफेस रहेगा मतलब ऐसे कुछ सरफेस है, ये ऐसा सरफेस है जो कि क्लोज्ड नहीं है, वहां पे गॉस लॉ वैलिड नहीं होता है, वैसे सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे। तो वो सर्कुलर चूड़ी जो है वो इंडिकेट करती है कि जो कुछ सरफेस तुम ले रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर, तो सर्कुलर इसका मीनिंग हमें समझ में आया। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखते हैं। हालांकि अंदर की बात कहूं तो कोई भी एक ऐसी केस नहीं हमें मिलेगी जहां पे हमें प्योर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस गॉस लॉ। हालांकि हम लिख रहे हैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में, लेकिन जब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस करेंगे वहां पे हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस गॉस लॉ। अच्छा, सो वो तो आएगा ही, हम राइट हैंड साइड में थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ Q एनक्लोज्ड, मतलब यहाँ पे तो ढेर सारे चार्जेस दिख रहे हैं हमें, और इस लॉ के अंदर हमें कौन से चार्जेस इंक्लूड करने हैं, जो सिर्फ सरफेसेस के अंदर है। जो एनक्लोज सरफेस M है उसके अंदर जितने चार्जेस है उन्हीं को सिर्फ हम काउंट करेंगे टू कैलकुलेट द फ्लक्स। तो फ्लक्स associated by the surface M area will be counted by the charges which are inside the closed surface। तो जब हम उसको लिखेंगे तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो सिचुएशन के अनुसार पुट होगा, राइट हैंड साइड वाली चीज तो हम अभी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सरफेस से इनक्लोज चार्जेस है Q1 प्लस Q5
एंड माइनस चार्ज है तो उसके साइन के साथ लिखना -Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नोट दिस थिंग, ये एनक्लोज्ड में सिर्फ हमने अंदर जितने चार्जेस है उनको ही लिखा, बाहर वाले चार्जेस को हमने लिखा नहीं है। ठीक है, तो वी आर नॉट बॉदर अबाउट ये Q2, Q7, -Q6 एंड Q4। ठीक है, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ समेशन ऑफ एनक्लोज्ड चार्जेस। ठीक है, फिर हमारी बात अभी तक कंप्लीट नहीं हुई कि करना क्या है। ये तो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट सॉरी क्यू एनक्लोज क्या लिखना है वो समझ गए। करना क्या है बेसिकली, हमें बेसिकली सरफेसेस गिवन होंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, हमें इसका आंसर चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस। फिर सवाल आएगा, हमने तो ये कैलकुलेट किया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर पता है, सॉलिड स्पीयर पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट पता है। तो फिर इसकी क्या जरूरत है, हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ज्योमेट्रीज हम जानना इंटरेस्टेड है उनके, तो हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पता है, क्या जरूरत है। तो गॉस लॉ ने अपना अलग वे बताया है जहां से तुम बहुत इजीएस्ट वे में इंटीग्रेशन को स्किप करते हुए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। ये गॉस लॉ की ब्यूटी है। और सिमिलर काइंड ऑफ डिस्कशन जब हम और एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वहां पे भी एक लॉ आएगा जिसका नाम है एम्पियर्स लॉ। सो काइंड ऑफ कुछ उसका वो सिबलिंग होगा, दूर का रिश्तेदार होगा। जैसे कि कूलम्स लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अभी हम यहाँ पे गॉस लॉ से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं लेकिन आसान तरीके से। वही उस टॉपिक में इसी प्रकार की स्टोरी चलेगी, बस किरदार, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अलग होंगे वहां पे, लेकिन पिक्चर काइंड ऑफ सेम। नाउ बैक टू द टॉपिक, चलो अभी आगे बढ़ाते हैं। हमें और एक पॉइंट लिखने हैं, हमें 2-3 पॉइंट लिखने हैं बेसिकली, ताकि गॉस लॉ कहना क्या चाहता है इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे खोपड़ी में जाए। हम नीचे 2-3 पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट, यूजिंग गॉस लॉ, using Gauss's law, we can find electric field strength। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखो, मीनिंग बीइंग द सेम। हाँ, we can find the electric field strength due to some symmetrical distribution, symmetrical distribution of charges। ठीक है, मतलब कुछ सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। मोटा माटी ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या इंडिकेट करना चाहता है सुन लो। फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस, सो मैंने इसको कैपिटल जी लिखना चाहिए, ये गॉस साइंटिस्ट का नाम है, सो वी हैव टू राइट इट कैपिटल। ठीक है, सो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ वी चूज, मतलब यहाँ पे गॉस लॉ लगाने के लिए और एक चीज जरूरी है, वो उसके बारे में ये बात कर रहा है। वो क्या बात है सुनो। फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ वी चूज ए क्लोज्ड surface, closed surface over which we apply Gauss law, और जिसको नाम देते हैं कॉल्ड गॉसियन सरफेस। एक इमेजिनरी सरफेस हम कंसिडर करते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस हम कंसिडर करते हैं, यूजिंग दैट सरफेस हम कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। मतलब एक रफली में अगर बताना चाहूँ कि आगे चल के हम देखेंगे कि लेट्स से कि ये कोई एक रॉड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है। हमें किसी ने कहा कि इस पी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करके बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी विच इज एट अ डिस्टेंस x। तो हमें पहले से फॉर्मूला पता है 2 kq अपॉन x स्क्वायर।
लेकिन हमें गॉस लॉ से वही आंसर निकालना है। तो गॉस लॉ ने कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम तो मेरा फॉर्मूला लगाओगे, उसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें एक एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, एक क्लोज्ड एरिया जिसका नाम है गॉसियन सरफेस, एक सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। वो सरफेस बेसिकली जानी पहचानी शेप में होता है, जैसे कि इन दिस सिचुएशन वी टेक दैट गॉसियन सरफेस एज अ सिलेंडर, अ क्लोज्ड सिलेंडर। तुम एक ऐसा इमेजिनरी क्लोज सिलेंडर कंसिडर करते हैं। मुझे अगर पी पॉइंट पे इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को, तो दैट पॉइंट एज माय रेडियस, दैट डिस्टेंस x विल बी माय रेडियस, और उस रेडियस से मैं एक सिलेंडर ड्रॉ करूंगा, दैट सरफेस विल कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। तो फिर सवाल आएगा सर सिलेंडर ही क्यों, दूसरा शेप क्यों नहीं? उसके बारे में थर्ड पॉइंट हमें कहता है, ठीक है। तो इसको हम यहां रख देते हैं और ये थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। वो जो कुछ मूवीज होती है ना, स्टार्टिंग में हमें समझते नहीं अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कभी इधर का कुछ दिखाते कभी उधर का कुछ दिखाते हैं, फिर जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ते हमें समझ में आता अच्छा इसका लिंकेज ये था क्या, अच्छा इसलिए स्टार्टिंग में वो पिक्चर में ये दिखाया था क्या। सो वी आर गोइंग इन दैट मिस्टेरियस वे, राइट। सो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है, राइट। अच्छा, अभी एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना हो गया, अभी के लिए हम इसको सिंपल करेंगे तो एक पॉइंट हम लिखेंगे, टू मेक कैलकुलेशंस, टू मेक कैलकुलेशंस easier we choose Gaussian surface keeping following keeping following points in mind। अगर कोई भी अड़म धड़म शेप हम यहाँ पे ले लेंगे गॉसियन सरफेस ऐसा कुछ भी, तो जब हम देखते हैं गॉस सरफेस का फॉर्मूला, तो ये डीएस पुट करने में बहुत दिक्कत होगी और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हमें तो कैलकुलेशन आसान करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर निकालने के लिए, वही तो पर्पज है हमारा। तो अगर ये जो गॉसियन इमेजिनरी सरफेस है ये कोई भी अड़म धड़म शेप ले लेते हैं तो हमारे कैलकुलेशन अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो गॉस लॉ ये कहता है कि तुम क्या करो, गॉसियन सरफेस थोड़े इजी ले लेते हैं। तो हम जब गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हैं किसी भी ज्योमेट्री का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में, तो हम ये कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। तो वो क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, तो पहला पॉइंट, द गॉसियन सरफेस the Gaussian surface should be chosen in such a way that at every point of surface, at every point of the surface, the magnitude of electric field is either uniform और जीरो। इस प्रकार से सिलेक्ट करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एक तो वैल्यू जीरो दे दे या वहां पे यूनिफॉर्म आ जाए। समझ सकते हो तुम यहां से बहुत आसानी से। अगर मैं पूछूंगा इस पर्टिकुलर सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, तो तुम कहोगे सर एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, तो ये सरफेस को ग्रेस कर रहा है, तो ये जो ऊपर वाला सरफेस 1 है यहाँ से फ्लक्स कितना आ रहा है, जीरो। क्या वैसे ही मुझे तुम बता सकते हो कि ये जो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है सिलेंडर, उसका ये जो सर्कुलर शेप है जिसको सरफेस 2 मानते हैं, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, और ये जो रॉड है, रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, उसको परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे भी फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। तीसरा सरफेस अगर इस सिलेंडर के 3 पार्ट करता हूं, ऊपर का एक नीचे का एक और इन बिटवीन ये थर्ड पार्ट,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो एक दूसरे को पैरेलल है। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स ई इंटू ए, आराम से हम निकाल सकते हैं। एक तो फ्लक्स पैरेलल हो, नहीं तो उसको परपेंडिकुलर हो, ऐसा गॉसियन सरफेस हमें ढूंढ कर लाना है। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड 3-4 गॉसियन सरफेस ही है, उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने बताया, और आगे चल के और तुम अच्छे से समझोगे, जितना दिमाग में जा रहा है उतने डालने की कोशिश करो। और एक लास्ट पॉइंट, फिर हम एक्चुअल प्रैक्टिस को टच करेंगे इसके। सेकेंड पॉइंट, जो कोई पॉइंट हमें रिमाइंड करने हैं, उसमें से ये पहला पॉइंट एक बार फिर से दोस्तों, Gaussian surface should be chosen in a such a way that at every point of the surface the magnitude of electric field is either uniform or zero। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, तो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स विल बी यूनिफॉर्म। यहाँ पे ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे फ्लक्स की मैग्नीट्यूड 0 होगी। ऐसा सरफेस तुम्हें चुनना है, ठीक है, वहां पे कैलकुलेशन आसान हो। और लास्ट पॉइंट वो कहते हैं, द सरफेस शुड बी चोजन इन सच अ वे दैट, सच अ वे दैट, मैं इतना यहां से यहां तक सच अ वे दैट, यहां तक ये सेंटेंस पूरा कॉपी हो रहा है, उसके आगे एट एवरी पॉइंट ऑफ surface, at every point of surface electric field strength is either parallel or perpendicular to the surface। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से होनी चाहिए, एक तो उसके पैरेलल हो या उसके परपेंडिकुलर। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है सिलेंड्रिकल शेप, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, वही बात है दूसरे शब्दों में। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। यहाँ पे कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। दैट्स द सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये तो हुई बात, ठीक है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, ये जो सभी चीजें हैं उसका कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कि ये जो हमने इतना सारा लिखा है, कि पूरा रामायण, ऐसा ना हो कि राम की सीता पूछे तो हमें पता ही नहीं कि राम की सीता कौन, पूरा रामायण पढ़ने के बाद। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इन सभी पॉइंट को ये पूरा डिस्कस कर लेगा कि मान लो कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और एट अ डिस्टेंस एक्स, एट अ डिस्टेंस एक्स, मान लेते हैं ये पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तुम लोगों को पता है क्या है वो फॉर्मूला, कोई बता सकता है मुझे? एट डिस्टेंस एक्स पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट क्यू चार्ज, ये बता सकता है? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, आर होता तो आर स्क्वायर लिखते, यहाँ पे एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे भी कुछ डेरिवेशन होगा, कुछ होगा, कूलम्स लॉ से बहुत सारी चीजें निकाली गई होगी। हमने निकाला था इसको E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट से, मान लिया था यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है, उस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, वो की आया था के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। फाइन, हम इसे गॉस लॉ के तरीके से करना चाहते, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक गॉसियन सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, तो मुझे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आगे चलना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हमें कैलकुलेट करनी है, राइट, ये हमारा पर्पस है। तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, एक गॉसियन सरफेस लगेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन के लिए गॉसियन सरफेस हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करता हूं, गॉसियन सरफेस हम इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं। मान लिया कि ये जो क्यू चार्ज है, हम मानते हैं कि उसको एक डब्बे के अंदर हमने रख दिया है। लेट मी ड्रॉ इट क्लीन। ऐसा गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ किया जाएगा,
इमेजिनरी सरफेस जो इसको एनक्लोज्ड करे, राइट। ऐसा सरफेस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। मानते हैं कि क्यू, ये चार्ज जो है वो इस क्यूब के सेंटर पे रखा है। हालांकि मैंने ड्रॉ जो किया है वो इतना सुंदर है कि उसके सेंटर में वो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे समझ सकते हो कि ये जो क्यूब चार्ज है वो इस क्यूब के सेंटर में है। ऐसा गॉसियन सरफेस माना जा सकता है। हमने कहा ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन इससे भी आंसर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। हमने कहा फिर ये नहीं यूज करेंगे। सो क्यूब एज अ गॉसियन सरफेस वी विल अवॉइड। क्यों? क्योंकि इट विल मेक कॉम्प्लिकेशंस इन कैलकुलेशन। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि अगर कोई रैंडम अडम धड़म शेप ले लेते हैं, ऐसे कोई अडम धड़म शेप हम लेते हैं, हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो वो एज अ सरफेस होना चाहिए। तो उसको एज अ सरफेस पे वो पॉइंट, हम कोई ऐसा सरफेस कंसिडर करते चलते हैं, दैट इज ऑप्शन बी। ये तो सबसे खतरनाक होगा भैया, यहाँ पे डीएस एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो कोई सिमेट्रिक शेप नहीं है। तो गॉस लॉ कहता है कि ये तो तुम अवॉइड ही करो, ऐसे जो शेप जो सिमेट्रिक नहीं है वैसे तो तुम अवॉइड ही करो, नहीं तो मेरा लॉ वहां पे फेल हो सकता है, आंसर निकलने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहता है, यार सीधा सीधा तुम ये क्यूब और ये रैंडम शेप लेने से अच्छा तुम लोग क्या करो, तुम एक स्पीयर ही क्यों नहीं कंसिडर करते, जो कि हमने पहले फ्लक्स निकालने के केस में किया था। सो वो कहता है कि इससे बढ़िया तो ये सिचुएशन होगी, तुम क्या करो, सीधा सीधा एक स्पीयर कंसिडर करो, ठीक है, जिसकी रेडियस, जो स्पीयर जिसकी रेडियस है इससे पास होती हुई निकालो। तो ऐसा स्पीयर अगर तुम कंसिडर करोगे तो ये हर जगह पे सिमेट्रिक हो जाएगा। इससे ये डिस्टेंस लेट मी ड्रॉ, वो लगना चाहिए कि वो उसके सेंटर में है क्यू चार्ज। सो इफ दिस क्यू चार्ज इज एट द सेंटर, और ये पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस चुना पी पॉइंट से पास होने वाला, जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है। तो गॉसला यही कहता है कि तुम ऐसा सरफेस ढूंढ के लेकर आओ जो आसान हो कैलकुलेट करने। तो भैया स्पीयर वाले शेप में ऐसी क्या आसानी है, यहां से हम देख सकते हैं कि हर जगह से जो डिस्टेंस है जो सरफेस का वो सिमेट्रिक है एक्स। ये एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, राइट। और अगर यहाँ पे हम छोटा सा एलिमेंट भी कंसिडर करते हैं, लेट से कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट डी एस, टोटल सरफेस एरिया एस था, इसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने लिया डी एस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हम देखेंगे वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। हमने कहा वाह भाई वाह, यही तो हमें चाहिए, सरफेस ऐसा चुनो वहां पे वो किसी भी इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो एक दूसरे को पैरेलल रहे। कहीं पे भी तुम ले सकते हो वो सरफेस। अगर मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा सरफेस डीएस कंसिडर करता हूँ, वहां पे जो डीएस होगा उसका एरिया वेक्टर रेडियली बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली बाहर आ रही है, तो हियर वी कैन से ई इज पैरेलल टू डीएस। हमने कहा फिर यही यूज करेंगे, एंड यूजिंग दिस हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। एक पड़ाव तो कंप्लीट हुआ, गॉसियन सरफेस हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे स्फीयरिकल शेप का। अच्छा, अभी कैलकुलेशन को भी कंप्लीट कर देते हैं, लेट्स कंप्लीट द कैलकुलेशन। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखते हैं एंड लेट्स कंप्लीट द कैलकुलेशन। सो वी विल नॉट यूज दिस, वी विल नॉट यूज दिस, वी विल यूज दिस एरिया। ठीक है, दिस गॉसियन सरफेस। ओके, आते हैं अभी। ओके, सो टू मेक कैलकुलेशंस, दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये जो हम इतना लिख रहे हैं दिस इज लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जब इसके बाहर आ जाएंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, इट विल बी लाइक अ वेरी स्क्वीज्ड इन कंटेंट, मतलब बहुत ही छोटी सी कॉन्सेप्ट हमें लगेगी, बिकॉज वी आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। लग सकता है कि सर आप तो बहुत लिख के दे रहे हो, छोटी छोटी बातें, ये बने रहो मेरे साथ। सो टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर, to make the calculations easier, the Gaussian surface
Gaussian O होता है. Gaussian surface should be chosen in such a way that to minimize the calculation. Now consider a spherical Gaussian surface, जो कि थर्ड सिचुएशन है. Spherical surface, case C. This is case C. ठीक है, as shown. ठीक है, इसके अंदर अभी कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट होता है और हम देखो किस प्रकार से हम ये जो गॉस लॉ है उसको लगा के सिंपल आंसर निकाल रहे हैं. ठीक है, एट एवरी पॉइंट, ये जो गॉसियन सरफेस स्फीयरिकल शेप का हमने लिया है, उसके एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q is इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q. ये वाली सिचुएशन जो मैं फिर से यहाँ ड्रॉ करने में कोई हिचकिचाई नहीं है. ये हमारा स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस और ये हमारा यहाँ पे चार्ज Q था. वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट एट दिस पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस x. यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी. ठीक है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है. वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है KQ/x². ठीक है, लेकिन हमें गॉस लॉ यूज करके यही आंसर लेकर आना है. राइट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये तो हमें पता है कि E = KQ/x² होता है. वही हमें यहाँ से गॉस लॉ से लेकर आना है. सो हियर इफ वी यूज गॉस लॉ for this spherical Gaussian surface, spherical surface कहो या spherical Gaussian surface, तो हमें क्या मिला. वी हैव, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं. गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, E.ds is equals to summation of Q enclosed divided by epsilon naught. ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, वो तो यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि हमने ऐसा गॉसियन सरफेस चुना है. उसके हर एक सरफेस पे एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी क्योंकि सरफेस ही ऐसा सिमेट्रिक चुना गया है. तो E को हमने बाहर रख दिया, ये चूड़ी और इंटीग्रेशन का साइन और अंदर ये ds आया. ठीक है, आएंगे इसके ऊपर राइट हैंड साइड में. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. हमारे पास एक ही चार्ज Q है, तो हम सिंपली वी कैन राइट Q/ε0. राइट हैंड साइड इज क्रिस्टल क्लियर. क्या यहां से देखते हुए तुम्हें लगता है कि कोई हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा? ds क्या है, व्हाट वी हैव कंसीडर, छोटा सा एलिमेंट, वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds एक दूसरे को पैरेलल है. ऐसे छोटे 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 ds हम ऐड करते जाएंगे तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वो एक स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज 4πr². तो हम यहाँ पे लिखेंगे E इंटू 4π, यहाँ पे R कितना है, दैट इज डिस्टेंस x² इज इक्वल्स टू Q/ε. तो बस इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी. गॉस लॉ इतने आसानी से लगा दिया. बस हमें गॉसियन सरफेस चुनना था जो स्फीयरिकल शेप का था. स्फीयर बीइंग अ सिमेट्रिक सरफेस, उसका इंटीग्रेशन का कंप्लीट आंसर उसके सरफेस एरिया के बराबर आ गया, दैट इज 4πx². तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मुझे कितनी मिल गई, Q/4πε0 इंटू x², जो कि वही आंसर है हमारा. 1/4πε0 को बस हम k लिख देंगे, दैट इज KQ/x² हो जाएगा और ब्रैकेट में बोल देंगे जिसको पता नहीं है 1/4πε0 को हम k लिखते हैं. तो वही रिजल्ट मिला हम. We can see that we got the same result as we did in the first topic, that is electric charge and field. ठीक, तो कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी.
कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन तो था, लेकिन इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने ऐसा सरफेस चुना जो इतना सिमेट्रिक था। उसका आंसर इट वाज लाइक द सरफेस एरिया ऑफ द नोन क्वांटिटीज, नोन एंटिटीज। यहाँ पे जो नोन एंटिटी वो कौन सी थी? स्फेरिकल सरफेस, जिसका सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन का आंसर आया 4πx। ठीक है, थोड़ा मजा लेकर आते हैं ये तो। ठीक है सर, आया थोड़ी सी बात सर समझ में। यस। अगर हम क्यूब लेते तो क्या क्या करना पड़ता? क्यूब लेते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हमें सॉलिड एंगल, जो कि हमने 2 पेजेस वहां पे छोड़ दिए हैं, उस सॉलिड एंगल के मेथड से हमें जाना पड़ता, और गॉस लॉ वहां पे लगाने में इतनी दिक्कत आती कि हमें एक छोटे से एलिमेंट लिमिट्स पार्ट 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 में लगानी पड़ती। यहाँ पे बहुत सारा ये वाला पोर्शन अननेसेसरी बढ़ जाता। ये A to C वाले सरफेस के लिए कुछ इंटीग्रेशन, फिर C to D वाले सरफेस के लिए कुछ इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो सरफेस लिया गया है दैट इज स्फेरिकल इन नेचर। हमें उसकी भी चिंता नहीं है, हमारे पास लिमिटेड 4 से 5 केसेस है, और उनके लिए जो लगने वाले गॉसियन सरफेसेस है वो भी हमें ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं। तो हमें यहाँ पे दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर हम कौन सा गॉसियन सरफेस चूज करें, अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन कंसिडर की गई है या दी गई है। तो मेरे साथ बने रहो, और एक हम केस करते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं, और हम आगे चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की खोज करते हैं, और इसके बाद मैं तुम्हारे सवाल दूंगा। तुम्हारे सर दिमाग में बहुत सारे सवाल अभी क्रिएट हो गए होंगे, और 1-2 केसेस देख लो, हो सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में तुम्हारे सवालों का और जवाब मिल जाए। देन आई विल गिव यू टाइम, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स देन। सेकेंड हम लिखते हैं, पहला तो हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की। अब हम सेकेंड गॉस लॉ के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज्ड वायर। एक चार्ज्ड वायर है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है यूजिंग गॉस लॉ। सिचुएशन क्या है? हमारे पास एक रॉड है, चार्ज वायर, मतलब 1 डायमेंशनल एंटिटी है, ये यूनिफॉर्म है। 99% केसेस में सभी जो हम डिराइव कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म केसेस के लिए कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वहां पे अलग प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी। चलो, तो यहाँ पे ये चार्ज्ड वायर है, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर गिवन होगी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P कितनी होगी, डिराइव करो यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, नाउ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P। तो सबसे पहली स्टेप, अगर हमें गॉस लॉ लगाना होगा तो क्या होगी वो पहली स्टेप, तुम मुझे बता सकते हो क्या? पहली स्टेप में क्या करना पड़ेगा हमें? Select Gaussian surface. गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें उसकी चिंता नहीं, हमारे लिए ऑलरेडी गॉसियन सरफेस इन लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है, जो कि होता है सिलेंड्रिकल शेप का। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। हमें गॉसियन सरफेस फॉर दिस सिचुएशन सिलेंड्रिकल शेप का ड्रॉ करना है, तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सिलेंड्रिकल शेप का। बस सभी बच्चे देखते जाएंगे। गॉसियन सरफेस किस से पास होना चाहिए? इस P पॉइंट से पास होना चाहिए। तो हमारा सिलेंडर ऐसा ड्रॉ करेंगे जिसके सरफेस पे हमारा ये P पॉइंट रहे। ठीक है, कुछ एप्रोप्रिएट लेंथ का हम ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस। लेट मी कंप्लीट दैट। ठीक है, तो हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर मेरी ज्योमेट्री सिमेट्रिक नहीं दिख रही है, ऐसा सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है, उसके सेंटर में ये रॉड है। ओके, क्या मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दूं क्या, यहां तक?
ताकि ये सिमेट्रिक लगे। अभी संभावना ज्यादा है कि ये इसके सेंटर में लग रहा है। तो हमने गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लिया। सभी लोगों को बधाई हो, हमने गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया। हमें बताया गया था कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस लीजिए। क्यों लीजिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का? क्योंकि कैलकुलेशन आसान जाएगा। क्यों आसान जाएगा कैलकुलेशन? ये सवाल तक ही सीमित रखना, इसके आगे का सवाल नहीं पूछना। फिर वो क्यों 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 से वो इतने 10 सवाल क्रिएट हो जाएंगे, हम टॉपिक से भटक जाएंगे। सब पकड़ के चलना, हमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही लेना है, ठीक। जिसकी लेंथ L हो और जो P पॉइंट है उस जितनी इसकी रेडियस हो, मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस कुछ R, ठीक है, राइट। R दूरी पे मान लेते हैं P पॉइंट है, तो R मेरी सिलेंडर गॉसियन सरफेस की रेडियस भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप क्या लिखी वो तो लिख लेते हैं। वी कंसीडर। सर सर तो हमें लर्न कर लेना है क्या, कौन से नहीं शेप बेटा के लिए नहीं, कौन सा कुछ part? नहीं करना है, कुछ लर्न नहीं करना है। ओनली 4 4 केसेस आएंगे, वो अपने आप वहां पे वो करना है, ठीक है। बस तुम देखते जा, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं। वी कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, वो तो एक स्टेप होगी, ठीक है। गॉसियन सरफेस सिलेक्ट हो गया। अभी स्टेप 2 क्या होगी? फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। सिलेंड्रिकल एक क्लोज सरफेस ही है ना, यस। क्या है इसके अंदर? E डॉट ds इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हम इस फॉर्मूला को ना पार्ट बाय पार्ट में यूज करने वाले। इस फॉर्मूला को हम अभी स्प्लिट करेंगे फॉर द 3 डिफरेंट सरफेसेस। ये जो गॉसियन सरफेस जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, जो कि मैंने ड्रॉ किया है, क्या उसके 3 सरफेस तुम लोगों को दिख रहे हैं क्या? मुझे ये एक सरफेस दिख रहा है। कैन यू सी द अपर पोर्शन? ये वाला सरफेस, कैन यू सी दैट? कैन यू सी द सरफेस विच इज एट द बॉटम? एंड कैन यू सी द कर्व्ड सरफेस? So we'll divide this cylinder into 3 surfaces like this. So कुछ नाम दे। ये कर्व्ड सरफेस एक है, उसकी बॉडी, और ऊपर और नीचे के 2 सर्कुलर पोर्शन, इसको नाम देते। दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा लेबल कर दूं। दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। So what we are doing right now, here we split, here we split closed surface, we split closed, ऐसे लिखो, Gaussian surface into 3 parts, ठीक है। सो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इंटीग्रेशन ऑफ EDS, जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको हम 3 पार्ट में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये पहला पार्ट, और तुम चौंक जाओगे कि आंसर कितना इजी निकल के आया। ये सेकंड पार्ट के लिए, और ये थर्ड पार्ट के लिए हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। EDS मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट फ्लक्स। So can I say this is nothing but a flux through the surface 1? Can I say this term as a flux through the surface 2? Can I say this term as a flux through the surface 3? ठीक है, चलो। तो हमने लेफ्ट वाले टर्म को 3 हिस्सों में बांट दिया। क्यों 3 हिस्सों में बांट दिया? ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए। गॉस लॉ का हमारा पर्पज ही वही है, हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलो, तो कोई मुझे बता सकता है क्या फ्लक्स थ्रू या इंटीग्रेशन ऑफ EDS थ्रू द फर्स्ट सरफेस ये क्या होगा? थ्रू द सरफेस 1, इसका आंसर क्या होगा? कोई गेस कर सकता है क्या? 0। 0। बाकी लोग सोचे कि आंसर 0 क्यों हो सकता है? 0 क्यों हो सकता है आंसर? यस, कोई बता रहा था, प्लीज हेल्प मी आउट।
एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसी को इमेजिन नहीं हुआ अभी तक? बहुत हो दुख गया की सर। बात। यस, तो ये नहीं एरिया सर, हुआ वेक्टर। है मुझे। यस, गुड। सो दिस इज ds if we say some portion of this, let's say कि ये ds है, और ड्यू टू दिस व्हाट यू कॉल्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है भैया? ऐसी जाएगी ना। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर E, so you can say the angle between them is 90 degree. ठीक है, so we can say ds and E making an angle of 90 degree, so this term becomes 0. cos 90 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, एक स्टेप अगर मैं थोड़ी एक्सटेंड करके इसको लिखूं ताकि जब कभी हम बाद में पढ़े तो हमें सर खुजलाना ना पड़े कि क्यों आया था ये आंसर 0। तो हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस फर्स्ट सरफेस ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और साइड में लिख भी देते हैं 90 डिग्री क्यों आया। तुम लोग देख सकते हो फॉर दिस सरफेस 1 डी एस बाहर की तरफ, ई यहाँ पे था, ये एंगल 90 डिग्री था, और कॉस 90 0 आ जाता। और एक टर्म है जिसका आंसर 0 आ रहा है, वो सेकंड है या थर्ड है? तुम लोग मुझे बताओ। थर्ड। सर थर्ड, ये थर्ड। नीचे वाला सरफेस। एवरीवन कैन यू सी दिस सरफेस? यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, सो द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट ग्रेजिंग, पास नहीं हो रही तो फ्लक्स 0 हो जाए। ठीक है, सो वी कैन से फॉर द थर्ड सरफेस वी अंडरस्टूड नाउ। इसके लिए तो कुछ आंसर होगा, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं बाद में। ये सेकेंड जो कर्व सरफेस है उसका आंसर 0 नहीं होगा, ये जो थर्ड वाला आंसर है इसका आंसर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, राइट। सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है? फाइनली ये जो लेफ्ट हैंड साइड में गॉस लॉ है इसका आंसर हमें मिल रहा है ओनली थ्रू द सेकेंड सिलेंड्रिकल सरफेस का पोर्शन। ओके, ये वाले सरफेस पे अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये सेकेंड वाला सरफेस। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकल रही है, और कर्ड सरफेस के जो ds एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E ले लेंगे, क्या वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं होगी क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, कर्व्ड सरफेस से रेडियली आउटवर्ड ही निकलेगी, और कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर वो किसी इंस्टेंट में निकालोगे, उसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो 0 डिग्री बनाएगा। सो वी कैन से दिस is nothing but electric field E and the element ds, you take that theta angle to be 0, तो we can say इसका जो आंसर आएगा, we can say अगर एक स्टेप में बढ़ के लिखूं es cos 0 डिग्री फॉर द सेकेंड सरफेस, तो हमें आंसर मिल रहा है E तो बाहर ले लेते हैं, अंदर सिर्फ बचेगा ds। E बाहर क्यों लिया? क्योंकि electric field due to this uniform rod is uniform throughout the surface। ये सरफेस का डिस्टेंस कितना है इस रॉड से, which is equals to r। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एनीवेयर ऑन द कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा, मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ तो वो यूनिफॉर्म रहेगी। तो अगर वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर उसे मैंने भेज दिया। अगर बात आती है जो अंदर ds लिखा हुआ है, ये जो अंदर ds लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन का आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर मैं क्या लिखूं? कैन एनीवन टेल मी इसका आंसर मैं क्या लिखूं? कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया। तो ये सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 2πrl। 2πr into l। So we can write the answer of this thing will be equals to E into 2πr into length l। Curved surface area of this cylinder is 2πr into l, circumference of the circle into the height or the length of this cylinder। Okay, so left hand side बधाई हो सबको, मुबारका, हमारी आ गई है E into 2πrl। अभी राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। सक्सेसफुली हमने ये फाइंड आउट कर लिया
ये देखो यहाँ पे नहीं, नीचे एक स्टेप नीचे देखो, ये हमें मिल गया। राइट हैंड साइड की तरफ मोर्चा बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं 1, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं पुटिंग इन 1, ठीक है। सो नाउ आई कैन से सर इंटीग्रेशन ऑफ EDS is equals to summation of Q enclosed divided by epsilon, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, E into 2πRL is equals to, अभी हमें इसका मामला सॉल्व करना है, समेशन ऑफ Q enclosed। तो यहाँ पे हमने देखा कोई एक सिंगल चार्ज तो नहीं है, हमारे पास ये कंटिन्यूस रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। तो उसको उसी टर्म में हम पुट करेंगे। सो वी कैन से दिस टर्म एज टू बी, हमारे पास शेप कौन सा है, 1 डायमेंशनल रॉड है या वायर है, उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिफाइन करते हैं, विच इज इक्वल्स टू, क्या होता है लैम्डा का फॉर्मूला, कोई मुझे बता सकता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाहिए, बताओ। Q अपॉन L, ठीक है। तो इस Q को मैं लैम्डा इंटू L लिख सकता हूं, L उधर लेके गया। सो Q enclosed जो है, दैट Q को हम लिखेंगे लैम्डा इंटू L। यस, so let's put that as a lambda into L and complete this answer, lambda into L upon epsilon naught, ठीक है। क्या कट हो रहा है वो कट कर देते हैं, L और L यहां से कट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मुझे इसको K की टर्म में लिखना है, I want to write this electric field का फॉर्मूला in terms of K, जो कि होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे पास तो 2 एप्सिलॉन नॉट है, मैंने क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हो, तो व्हाट यू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। नाउ यू कैन राइट दिस एज 1/4 एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख दूंगा K, so 2k लैम्डा अपॉन, डिनोमिनेटर में कंप्लीट करो, क्या बचेगा, ओनली R। तो ये हमारा आंसर, जो कि हमें पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 1 में यही आंसर हमें मिला था, जो कि हमने वही आंसर निकाला यूजिंग गॉस लॉ। फिर सवाल आएगा, सर ये तो आंसर आ गया, वैसे भी E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R, फिर इसके ऊपर से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सर वो भी हम देखेंगे अभी। यस मयूर बेटा, आई कैन टेक योर वो क्वेश्चन नाउ। पुटिंग इन 1 के ऊपर का पाई किधर गया, मतलब आपने डीएस की वैल्यू डाली और पाई किधर गया? किधर पाए है बेटा, पुटिंग इन 1 के ऊपर पाए कहाँ दिख रहा है, सर वही ये क्यों वाली नहीं टर्म, लिखा? कौन सा सर नहीं लिखा है, पाई क्यों नहीं लिखा सर? ई पाई डीएस में डीएस की वैल्यू डाली, ई लिखा और पाई नहीं लिखा। ये क्या पाए है ना यहाँ, ये देख पाए है, ये वाला भी पाए यहाँ पे पुट किया ना, पाए ये बोल रहा है इंटीग्रेशन का, यू कंफ्यूज्ड विद दिस, यस सर। ये वाला क्यों नहीं लिखा, मतलब इस पूरे टर्म का ही आंसर हमें मिला ना, 2πRL। ई तो कांस्टेंट था, ई तो कांस्टेंट था, ये लिख दिया। इफ आई राइट इन दैट वे, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। सर आपने ये अभी ऐसे पूछ रहा हूँ, सर आपने डीएस को तो ये लिख दिया, ये फाई क्यों नहीं लिखा, यू आर आस्किंग दिस वे। हाँ सर। अरे ये कंप्लीट का ही आंसर तो ये है 2πRL। इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस, ऐसे छोटे 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 डीएस तुम ऐड करते जाओगे, तो छोटे 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 ऐसे डीएस हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ऐसे ऐड करते जाएंगे, तो वो टोटल क्या बना रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसीलिए हमने उस कंप्लीट टर्म का आंसर बोल दिया कि वो है 2πRL, क्योंकि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जोड़ने से मुझे क्या मिल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसीलिए उसको, वो पूरे टर्म को ही हमने 2πRL लिखा, ठीक है। चलो, so time is not permitting us to complete few more derivations like that। हम कल के लेक्चर में
दो तीन और ऐसे डेरिवेशन करेंगे जिनको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आज के लेक्चर में हमें लगा है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने तो इनिशिएट किया, फ्रेंडशिप हमने बनाई गॉस लॉ के साथ। एक बार जस्ट जाते जाते क्विक 2 मिनट के अंदर इस गॉस लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। गॉस लॉ एक मैथमेटिकल एनालिसिस देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनक्लोज चार्ज के बीच में, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द गॉस लॉ। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ये जो सेंटेंस हमने लिखा है वो मतलब क्या है। This law states that the total flux emerging out, this is the total flux emerging out a closed surface is equals to product of summation of all the enclosed charges by the surface into constant, मतलब divided by epsilon naught into 1 by epsilon naught या divided by epsilon। इसकी अंडरस्टैंडिंग में हमने एक चीज समझी कि अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितने चार्जेस है हम उनको ही कंसिडर करेंगे, बाहर के चार्जेस हम काउंट नहीं करेंगे टू कैलकुलेट द एनक्लोज्ड चार्जेस। ठीक है, तीसरी चीज हमें लगेगी, वी हैव टू कंसिडर वन सरफेस जिसको इन्होंने नाम दिया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉस लॉ। और उसको सिलेक्ट करने के 2-3 क्राइटेरिया उन्होंने बताए हैं कि ऐसा गॉसियन सरफेस चुनो जिससे कैलकुलेशन आसान हो, वो सरफेस सिमेट्रिक हो, और वो सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हो आइदर वो 0 आंसर दे या वो मैक्सिमम आंसर दे। इसका मतलब है आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ऐसे ही गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करिए। फिर हमने कहा ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग यहां से बढ़ाई कि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करने के, उसमें से जो कि सिंपलेस्ट केस होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे, सिमेट्रिक और सिंपलेस्ट केस। तो ये भी तो सिमेट्रिक था लेकिन उससे सिंपल चाहिए था, तो सिंपल एंड सिमेट्रिक इज द स्फेरिकल सरफेस टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम स्फेरिकल सरफेस ही ले, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस वाज एप्रोप्रिएट। और हाँ, उसी की भी चिंता नहीं कि हमें कैसे पता चलेगा, there are only defined few cases, either sphere होगा, either cylinder होगा, इसके बाहर कोई गॉसियन सरफेस हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो सिलेंडर लेंगे या तो हम स्पीयर लेंगे, इसके बाहर की कोई केस हमारे सिलेबस में नहीं होगी। तो यस, यहाँ से मामला और क्लियर हो गया कि गॉसियन सरफेस हमारे सिलेबस में बस 2 ही आएंगे हमारे लिए, एक तो स्पीयर आएगा और एक तो सिलेंडर आएगा। ठीक है, तो हमने उसका एक एप्लीकेशन देखा सेकंड, जहां पे हमें रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी कितनी होगी विच इज एट अ डिस्टेंस आर, हमने गॉस लॉ लगा के कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस सिलेंडर को सिलेक्ट किया, सेकेंडली हमने ये फॉर्मूला वहां पे लगाया EDS इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप DS को पुट करना था, तो हमने सबसे पहले इस पूरी टर्म को 3 पार्ट में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 सिमेट्रिक पार्ट हमारे सिलेंड्रिकल के दिख रहे थे, पार्ट 1, पार्ट 3 एंड द कर्व्ड सरफेस एज अ पार्ट 2। देखा गया कि EDS क्या होता है, विच इज बेसिकली अ फ्लक्स। तो यहाँ पे सरफेस 1 और सरफेस 3 में एलिमेंट DS दैट इज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था। तो एंगल अगर 90 डिग्री है तो cos 90 0, मतलब फ्लक्स थ्रू दिस surface 1 and surface 3 will be 0, that is E dot ds will be 0 for the surface 1 and the surface 3। बची बात फिर सरफेस 2 की, जो कि कर्व्ड सरफेस था, वही सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स एसोसिएशन में। तो हमने क्या कि टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स एसोसिएटेड टू द सरफेस 2। तो सरफेस 2 में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द एरिया वेक्टर, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया, वहां पे DS वेक्टर बाहर की तरफ होगा और वहां से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को पैरेलल होगी। और ऐसा सिचुएशन तुम कहीं पे भी ड्रॉ करके देखोगे तो वो वही सिचुएशन मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। ठीक है, और दूसरी बात हमने नोट की कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, इट इज लाइक अ सेंटर पे कोई रखा है और उसके सरफेसेस पे एट अ डिस्टेंस r कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो उसकी मैग्नीट्यूड हर जगह पे कांस्टेंट होगी, तो इसीलिए E को इंटीग्रेशन के बाहर हकाल दिया। फिर बात है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है
ये जो छोटा एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये वाला मैं यहाँ से ड्रॉ ही कर देता हूँ, दिस ds, उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस बना रहा है ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट ds को कंट्रीब्यूट करते हुए। तो हमने बस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की वैल्यू पुट कर दी विच इज इक्वल्स टू 2πrl। तो हमारा जो गॉस लॉ है EDS इज इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में E इंटू इस इंटीग्रेशन ds को लिख दिया हमने 2πrl। राइट हैंड साइड में हमने देखा इस Q enclosed को हमने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखा क्योंकि लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ज्यादातर ये टर्म्स यूज होती है, लैम्डा, सिग्मा, रो, कल के लेक्चर में देखा जाएगा और बाकी की चीजें। तो कंटिन्यूअस बॉडी जब आती है तो हम लैम्डा, सिग्मा, रो के टर्म में डिफाइन करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडी वन डायमेंशनल थी जो कि वायर थी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी से ही दिखाएंगे, दैट इज लैम्डा Q अपॉन L। यहाँ से Q को हमने लिखा लैम्डा इंटू L, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो L था वो कैंसिल हो गया। E का आंसर हमें मिला लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू R। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से डिनोमिनेटर में 4πε0 1/4πε0 मिल जाएगा, जिसको हम K लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें आंसर मिला E इज इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R। और बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।